एनर्जेटिक बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ सानिया और आप सबका स्वागत है इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म नर्सिंग गुरुकुल पे, जहाँ हम नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम एंड पैरामेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। बच्चों, हमने यूपीसी नेट की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन की है, एम्स के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और अब हम झारखंड की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पिछली जो एग्जाम्स थी उसमें हमने जो करवाया था उसी टाइप के क्वेश्चंस आए थे, या सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे। तो हम पे भरोसा रखें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो बच्चों, आज हम फिजिक्स का मॉडल पेपर 3 सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले हमने 2 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो जाके नहीं देखे तो हमारे चैनल पे वो जाके देख के आए। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा मॉडल पेपर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। अब चार्ज्ड कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, तो हमें पता है सरफेस पे कांस्टेंट रहता है, और जैसे ही हम सरफेस से दूर जाते हैं तो कम होता जाता है, और सरफेस पे मैक्सिमम रहेगा, दूर जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, और इनसाइड द कंडक्टर 0 होगा। तो सरफेस पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा। Electric potential due to a point charge varies with distance s। अब पोटेंशियल का सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं के क्यू बाय आर। वी वेरीज एज 1/r, तो यहाँ पे इनवर्सली वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर 1/r आएगा। बच्चों, अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, जो आप जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। A 4 microfarad and 6 microfarad capacitor are connected in series। तो उसका नेट कैपेसिटेंस क्या होगा वो पूछा गया है। अब सीरीज यानी कि श्रेणी में कनेक्टेड है, श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, तो हमें पता है कैपेसिटर का सीरीज वो रेजिस्टेंस का पैरेलल, और इन दोनों का फॉर्मूला सेम है। सीरीज है तो 1/4 प्लस 1/6। इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो 4 × 6/4 प्लस 6, 4 + 6 10 होगा, 6 4 जा 24/10, तो 2.4 माइक्रो फैराड हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2.4। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम बहुत बार कर चुके हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला याद रखो। अब यहाँ पे क्यू बी का हमें वेरीफाई करना जरूरी है, क्यू एन सी का भी वेरीफाई करना जरूरी है। हाफ CV स्क्वायर है तो ये रहा, ये तो हमारा आंसर आ गया। सी की जगह पे क्यू बाय वी रखेंगे तो हाफ Q × V इसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर आ रहा है। C की जगह पे अगर हम Q बाय V रख दें तो ये भी हमारा देखो आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे V की जगह पे Q बाय C रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा हाफ Q² बाय C, या फिर Q²/2C। तो ये तो नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, तो हमारा ये दोनों आंसर यहाँ पे पॉसिबल है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिकम्स 4 टाइम्स इफ। रेजिस्टेंस 4 टाइम्स कब होगा वो पूछा गया है। तो देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R ρL/A। रेजिस्टेंस हमें कितना करना है? 4 टाइम्स करना है। तो एक 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस देखते जाते हैं और देखेंगे कौन सा आना चाहिए। लेंथ इज डबल्ड, लेंथ अगर हम डबल करेंगे और क्या है, एरिया हाफ करेंगे। लेंथ डबल करेंगे एंड एरिया हाफ करेंगे, एरिया हाफ करेंगे, हाँ, तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। ये आंसर पॉसिबल है। लेंथ हाफ करेंगे, लेंथ हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस तो हाफ हो जाएगा। एरिया इज क्वाड्रुप्ल्ड, क्षेत्रफल 4 गुना, एरिया को 4 गुना करेंगे तो
रेजिस्टेंस है वो चौथे भाग का हो जाएगा, R/4 हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। बोथ लेंथ एंड एरिया आर हाफ्ड, दोनों को हाफ हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स, यहाँ पे क्या बोला गया है, वोल्टेज करंट ग्राफ का स्लोप पूछा गया है। बच्चों मैं हमेशा बताती हूँ, एरिया हो तो मल्टीप्लाई करो, स्लोप हो तो डिवाइड करो, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। y कंपोनेंट पे वोल्टेज है तो वोल्टेज, और x कंपोनेंट पे करंट है तो V/I। हमें पता है V/I किसका फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का, तो स्लोप क्या देगा, रेजिस्टेंस। बच्चों हम यहाँ पे ना पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो हमारे वीडियो में एंड तक जरूर जुड़े रहे। इन व्हीटस्टोन ब्रिज द कंडीशन फॉर द बैलेंस इज, अब व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस की कंडीशन पूछी गई है। तो देखो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, ये P, ये Q, ये R और ये S। हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या है, P/Q इज इक्वल टू R/S होगा, तो यहाँ पे ये ए वाला ऑप्शन सही आ जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल सेल, अब जो आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पे आइडियल पूछा गया है, तो आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा, क्या होगा, 0। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट द सेंटर इज प्रोपोर्शनल टू, अब करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I अपॉन 2R जितना। यहाँ पे आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड 1/r के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1/r। A proton enters a perpendicular magnetic field, the path is, अब जब प्रोटॉन है जो चार्ज पार्टिकल है, एंटर करता है इन द मैग्नेटिक फील्ड विथ अ परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो उसका पाथ कैसा होगा। तो इसके लिए हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स का, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस D। तो ये जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो फोर्स है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर फोर्स किस टाइप के मोशन में होता है, किस टाइप के पाथ में होता है, तो सर्कुलर मोशन में होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा सर्कुलर। इफ अ करंट इन अ सॉलिड इज डबल्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड फॉर द सोलेनोइड का फॉर्मूला है एन म्यू आई, ये फॉर्मूला है, जहाँ पे एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट परमिटिविटी एंड आई करंट है। यहाँ पे क्या बोला गया है, करंट को डबल कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, करंट को डबल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगा, तो 2 गुना इसका आंसर आएगा। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड इज, टॉरॉइड है वो सोलेनोइड, टॉरॉइड सोलेनोइड के जैसा ही होता है, सिर्फ उसको सर्कुलर टर्न कर दो तो टॉरॉइड बन जाएगा। अब सोलेनोइड में इनसाइड इन मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है, तो टॉरॉइड में भी वो कांस्टेंट ही रहेगा। Induced EMF is zero when angle between B and A is, यहाँ पे B मैग्नेटिक फील्ड का है और A है वो एरिया का है।
अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है, और जो फ्लक्स होता है वो बी डॉट ए होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इंड्यूस्ड एएमएफ जीरो हो जाएगा, मतलब ये जीरो कब होगा? तो जब बी एंड ए के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, 90 डिग्री होगा तो cos 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तब हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड इज प्रोपोर्शनल टू सेल्फ इंडक्टेंस एल म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस, रेडियस हाँ ये एरिया में रेडियस आएगी तो इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया के भी प्रोपोर्शनल है, एन एन स्क्वायर टर्न संख्या के वर्ग के भी प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि इन सबके प्रोपोर्शनल है, रेडियस का स्क्वायर और एरिया, ये तो एक ही बात हो गई, और एन स्क्वायर भी के भी प्रोपोर्शनल हो। पावर फैक्टर इज इक्वल टू व्हेन सर्किट इज, पावर फैक्टर का वन होना मतलब कि जितना भी पावर यूज हो रहा है वो वाट में कन्वर्ट हो रहा है, और ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में होगा। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर डज नॉट वर्क विथ, ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इसलिए वो एसी के साथ काम करते हैं, डीसी के साथ वो काम नहीं कर सकते, डायरेक्ट करंट के साथ काम नहीं कर सकते। In Young's double slit experiment, fringe width beta is equal to lambda capital D by small d। ऐसे ही याद रखो, d बाय डी रखोगे तो भूल जाओगे, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोहेरेंट सोर्स किसे कहते हैं? कोहेरेंट सोर्स जिसके पास सेम एम्पलीट्यूड हो, सेम वेवलेंथ हो एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, ये हमारे कोहेरेंट सोर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबोव। एंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप इंक्रीजेस विद, अब एंगुलर रिजोल्यूशन कब इंक्रीज होता है? जब अपर्चर इंक्रीज होता है या फिर वेवलेंथ डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे, डिक्रीजिंग इन एपर्चर ये नहीं आएगा, इंक्रीजिंग इन वेवलेंथ ये भी नहीं आएगा, और डिक्रीजिंग इन फोकल लेंथ ये भी नहीं आएगा, तो इंक्रीजिंग अपर्चर आएगा यहाँ पे हमारा आंसर। इन photoelectric effect, photoelectrons are emitted when, अब फोटो इलेक्ट्रॉन कब इमिटेट होते हैं? जब जो फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, तब फोटो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट और इंटेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं होता। इंटेंसिटी वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। फोटोन की एनर्जी क्या है? वर्क फंक्शन से कम हो, वर्क फंक्शन से कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। वेवलेंथ इज लॉन्ग, वेवलेंथ लॉन्ग होगी तो फ्रीक्वेंसी शॉर्ट होगी, तो वो भी यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन इज, अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जो इमिटेड फोटोन की एनर्जी उसमें से वर्क फंक्शन हम माइनस करेंगे और जो बचेगा वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पे आंसर आएगा HV-5। Heisenberg uncertainty principle tells that the uncertainty in position and uncertainty in momentum is greater than equal to h upon 4 pi के जितनी होती
है। तो ये हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आएगा। The radius of nth orbit in Bohr model is proportional to। अब बोहर मॉडल की जो रेडियस होती है आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर आर एन एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आ जाएगा। Hydrogen atom energy of electron in nth orbit। nth orbit की एनर्जी -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी होती है। 13.6 ये बच्चों याद रखना, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वाले फॉर्मूला से बहुत सारे सम्स कर सकते हैं। मास डिफेक्ट लीड्स टू। मास डिफेक्ट लीड्स टू क्या? बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है बच्चों, मास डिफेक्ट हमें मिला, क्यों मिला? तो वो एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी में, वो मास है वो एज अ बाइंडिंग एनर्जी स्टोर हो गया। तो यहाँ पे आंसर आ गया बाइंडिंग एनर्जी। कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन इज यूज्ड इन। अब कंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड होगा तो वो बॉम्ब बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल्ड है तो कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन रिएक्टर्स में यूज होता है। रिएक्टर्स में यूज होता है, अनकंट्रोल्ड बॉम्ब में और कंट्रोल्ड रिएक्टर में। कभी रिएक्टर ब्लास्ट होता है तो वो अनकंट्रोल्ड हो जाने की वजह से ब्लास्ट होता है। कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर। एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव मतलब कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले। तो यहाँ पे कैरियर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन इज डायोड इज अप्रोक्सीमेटली। अब देखो यहाँ पे सिलिकॉन डायोड पूछा गया है, सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे आंसर 0.7 वोल्ट आ जाएगा बच्चों। नांड गेट इज इक्विवेलेंट टू। नांड गेट है उसमें एंड गेट और नॉट गेट को जोड़ देते हैं तो नांड गेट बन जाता है। एंड गेट एंड नॉट गेट को। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड मतलब श्राव्य ध्वनि की आवृत्ति पूछी गई है। तो ये सिंपल है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये बच्चों याद रखना, ये श्राव्य ध्वनि की रेंज है। ऑडिबल साउंड की रेंज है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। Which of the following is not a universal logic gate। तो देखो यूनिवर्सल लॉजिक गेट की जिसका हम यूज करके बाकी सारे लॉजिक गेट बना सके वो हमारा यूनिवर्सल हो जाएगा। तो जो नांड और नॉर गेट होते हैं वो यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं, लेकिन एंड गेट है वो यूनिवर्सल लॉजिक गेट नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आएगा एंड गेट। इन ऑप्टिकल फाइबर लाइट ट्रेवल्स ड्यू टू। अब ऑप्टिकल फाइबर है उसमें हमें पता है कि लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ट्रैवल करती है और लॉस मिनिमम होता है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है बच्चों। In communication system, the process of surpassing a message signal over a carrier is called। अब कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई मैसेज है उसको क्या है कि प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग अ मैसेज सिग्नल ओवर अ कैरियर। कैरियर के ऊपर इम्पोज करना किसी मैसेज को, उसको हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड्यूलेशन इज नेसेसरी बिकॉज। क्यों आवश्यक, क्यों है, क्यों जरूरी है वो?
तो उसका हम देखते हैं, डायरेक्ट सिग्नल कांट ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। हाँ, ये बात सही है कि डायरेक्ट सिग्नल को ट्रैवल करना हो लॉन्ग डिस्टेंस तो वो नहीं कर सकता। रिड्यूस द इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस कम हो जाता है। अलो द मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हैं। तो मॉड्यूलेशन इन सभी के लिए जरूरी है, ये सभी कर सकते हैं, इसीलिए मॉड्यूलेशन आवश्यक है। ऑल ऑफ द अबो यहाँ पे आएगा। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हैज, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के पास इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, इसीलिए लो इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। In a rectification, the device used is, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफायर के किसी लिए हम यूज करते हैं तो रेक्टिफायर हम एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर यूज करते हैं, जिसमें डायोड्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? डायोड्स। तो यहाँ पे आंसर आएगा, ये आपने पढ़ा है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव में एक डायोड और फुल वेव में दो डायोड यूज करते हैं हम। In NPN transistor, the majority charge carriers is, carriers are NPN। तो यहाँ पे देखोगे तो एमिटर भी N टाइप का बना हुआ है, कलेक्टर भी N टाइप का बना हुआ है, तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्योंकि N टाइप है। What waves is used in FM broadcast? FM ब्रॉडकास्ट में कौन से वेव्स यूज होते हैं? तो FM ब्रॉडकास्ट में रेडियो वेव्स यूज होते हैं, रेडियो वेव्स। लॉजिक गेट used in ALU of computer is mostly, ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंप्यूटर में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जिसमें मोस्टली एक्सओर गेट यूज होता है, एक्सक्लूसिव और गेट जिसे कहते हैं, जिसमें अगर आउटपुट डिफरेंट है तो हमें, इनपुट डिफरेंट है तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा, आउटपुट इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 मिलेगा। Signal received at antenna is converted into audio signal using, अब जो ट्रांसमिट करता है उसे ट्रांसमीटर कहते हैं और जो रिसीव करके उसको एक दूसरे फॉर्म में, जो रिसीव करता है वो रिसीवर और उसको ऑडिबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है वो डिटेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिटेक्टर। तो यहाँ पे आंसर आएगा डिटेक्टर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा मॉडल पेपर खत्म होता है, अब हम मिलते हैं नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। हैव अ नाइस डे।